हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। भारत मौसम की विविधताओं वाला देश है और ऐसे में मौसम में होने वाले परिवर्तन से हम सभी प्रभावित होते हैं। इन दिनों ऐसा ही मौसम में एक परिवर्तन हम सबको प्रभावित कर रहा है। सितंबर में इतनी वर्षा शायद हमारी याददाश्त में नहीं हुई है। आज के इस क्लास में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि सितंबर में इतनी वर्षा क्यों हो रही है, क्या जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज इसका प्रमुख कारण है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है आज का, क्या सितंबर में बारिश जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले हम भारत में जो रेनफॉल का पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी कि हम क्वेश्चन और उसके आंसर को समझ सकें। भारत में वर्षा का प्रतिरूप एक पैटर्न देखते हैं कि इंडिया में जो रेनफॉल होती है उसे मॉनसूनी रेनफॉल कहते हैं और ये रेनफॉल अलग अलग सेक्शंस में होती है। ज्यादातर जो वर्षा होती है वो 15 जून से लेकर के 15 सितंबर के टाइमिंग में होती है, जिसे मानसून का आगमन या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। यहां पे देखिए, ये मेंशन मैंने किया है कि इंडिया में जो रेनफॉल है उसमें प्री मानसून रेनफॉल यानी मानसून पूर्व होने वाली वर्षा वो कुल वर्षा का 10% है। यानी 15 जून से पहले 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून के बीच में जो प्री मानसून रेनफॉल होती है वो कुल वर्षा का भारत में 10% होती है। गरज चमक के साथ गर्मियों में पड़ने वाली जो बौछारें होती हैं, जिन्हें भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे केरला में आम्र वर्षा, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम, असम और बंगाल में बारदोली छीड़ा और छत्तीसगढ़ में नॉर्वेस्टर कहते हैं। उसके बाद 15 जून से लेकर के 15 सितंबर का जो मौसम होता है वो भारत में वर्षा काल कहलाता है और वो वर्षा काल भारत में कुल वर्षा का, कुल रेनफॉल का 74% 74% प्रोवाइड करता है। इसे मॉनसून का आगमन काल भी कहते हैं या ट्रीटिंग ऑफ मॉनसून पीरियड। दूसरा, मॉनसून के गुजर जाने के बाद यानी मॉनसून जब बीतने लगता है यानी 15 सितंबर के बाद से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर का जो टाइमिंग होता है उसे रीट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, देखिए मैंने यहां लिखा रीट्रीटिंग ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून के प्रत्यावर्तन का काल, लौटने का टाइमिंग, ये भारत में होने वाली कुल वर्षा का 13% प्रोवाइड करता है। आज का जो टॉपिक है वो इसी पोस्ट मॉनसून रेनफॉल में ज्यादा वर्षा या एक्सेसिव रेनफॉल सितंबर में क्यों हो रहा है इसी को जानेंगे हम आज। खैर, रेनफॉल एक टाइम और होता है विंटर्स में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से होता है और ये होता है उत्तर भारत में पंजाब से लेकर के पटना तक। इसके अलावा दिसंबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर के महीने में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट पे भी रेनफॉल होती है। एक और पैटर्न देखते हैं हम फिगर के थ्रू कि इंडिया में मानसून के आगमन और मानसून के लौटने का क्या बेसिक टाइमिंग है। पहले फिगर में है मानसून का आगमन यानी जब मानसून आता है तो टाइमिंग्स क्या होती हैं। ये जून का टाइमिंग जो है, 1 जून को मानसून तमिलनाडु क्रॉस कर जाता है, केरला तक पहुंच जाता है। 5 जून को ये मानसून कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, फिर 10 जून को ये मुंबई क्रॉस करता है, भुवनेश्वर के पास पहुंच जाता है, भुवनेश्वर को क्रॉस कर लेता है और ये मानसून 1 जून को और भी कहीं पहुंचता है यानी त्रिपुरा और मिजोरम में भी केरला के साथ ही 1 जून को पहुंच जाता है। नॉर्थ ईस्ट के पूरे भाग को यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के पूरे हिस्से को यह 5 जून तक पार कर जाता है यानी पूर्वोत्तर राज्यों में 5 जून तक मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है। फिर 10 जून को मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता तक मानसून सक्रिय अवस्था में पहुंचता है। फिर 15 जून को यह गंगा के मैदान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित होता है। 1 जुलाई को मानसून राजस्थान पहुंचता है और 15 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान पहुंचकर लगभग पूरे भारत को कवर कर लेता है। इट मींस मानसून में जब हवाएं आती हैं तो वो 1 जून से शुरू होती हैं और 15 जुलाई तक भारत के सबसे पश्चिमी छोर राजस्थान तक पहुंच जाती हैं। मौसम में ये 15 जुलाई के बाद यानी 1.5 महीना या 75 दिनों के बाद अब ये हवाएं धीरे धीरे वापस होना शुरू होती हैं, या ये कह लें कि मॉनसून का जो अंत या निवर्तन टाइमिंग होता है वो 1 सितंबर से होता है यानी 15 जुलाई से लेकर के 1 सितंबर अगले 15 दिनों तक
ये पूरी स्थिति ऐसी ही बरकरार रहती है और भारत के सबसे पश्चिमतम हिस्से यानी कि राजस्थान से जो मानसून लौटने की टाइमिंग है वो है 1 सितंबर। वो 1 सितंबर है। अब सोचिए 1 सितंबर लौटने की टाइमिंग है, लेकिन भारतीय मॉनसून जो कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है वो अब धीरे धीरे और लेट हो गया है। यानी मॉनसून अब 15 सितंबर को पूरा राजस्थान नहीं छोड़ता है, अब इसके लिए टाइमिंग बढ़ाकर 17 सितंबर कर दी गई है कि मॉनसून अब राजस्थान को 15 सितंबर नहीं 17 सितंबर तक, यानी 2 दिन एक्सटेंड हो गया मॉनसून के एवरेज रूप से राजस्थान से लौटने का दिन। फिर 1 अक्टूबर में मॉनसून भोपाल, मुंबई और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगभग वापस जा चुका है 1 अक्टूबर में। फिर 15 अक्टूबर को हैदराबाद और उत्तरी कर्नाटका, 15 नवंबर तक यह तमिलनाडु के नॉर्दर्न हिस्से से लगभग वापस चला जाता है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में यह केरला के पार्ट को छोड़ करके कोरोमंडल कोस्ट तक आ जाता है और 15 दिसंबर के बाद यह कोरोमंडल कोस्ट से भी वापस चला जाता है। तो भारत में जो मॉनसून की टाइमिंग है, ट्रीटिंग यानी आने की टाइमिंग क्या है, वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 15 जुलाई तक वो पूरा भारत में स्थापित हो जाता है। लेकिन जो रिट्रीट होता है यानी लौटता है तो वो राजस्थान को 15 सितंबर को छोड़ता है और दक्षिण भारत में 15 दिसंबर के बाद से खत्म हो जाता है। लेकिन 15 सितंबर के बाद की स्थिति भारत में रीट्रीटिंग ऑफ मॉनसून की टाइमिंग कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय मॉनसून की प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ, ये विशेषताएं भी हमें जानना जरूरी है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून ऑल्सो, लेट्स नो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी भारत का मानसून कैसा कहलाता है? भारत के मानसून को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून। इसके अलावा इंडियन मानसून, लौटता हुआ मानसून नॉर्थ ईस्टर्न मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। भारत की मानसून की एक विशेषता है उसकी अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंडियन मानसून को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये डेफिनेट है या किताबी रूप से निश्चित है कि भारत में जो मानसून आगमन होता है वो लगभग 1 जून को केरला पहुंच जाता है। लेकिन आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि मानसून अभी नहीं आया, इस बार 5 दिन लेट होगा, इस बार मानसून पहले ही आ गया। इट मींस द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द की फीचर ऑफ इंडियन मानसून। उसे प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, हमेशा से वो हमें हमारी प्रेडिक्शंस को क्या करता है, अनप्रेडिक्टेबल सिद्ध कर देता है। तीसरी खास बात कि मॉनसून गैप, आपने ये भी देखा होगा कि मॉनसून टाइमिंग में यानी 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक जो रेनफॉल होती है उसमें 4-5 दिन बारिश हुई, रेगुलर 10 दिन बारिश नहीं हुई, फिर 3-4 दिन बारिश हुई, फिर 15 दिन बारिश नहीं हुई। तो ये जो मॉनसून में वर्षा के दिनों के बीच का गैप है, ये मॉनसून गैप इंडियन मॉनसून की कैरेक्टरिस्टिक है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय मॉनसून को जो पावर प्रोवाइड करते हैं वो बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में और हिंद महासागर में बनने वाले साइक्लोन करते हैं। और जब साइक्लोन एक बार बनता है तो वो 8 से 10 दिनों तक एक्टिव रहता है, फिर उसके बाद नया साइक्लोन बनना, तो बीच के टाइमिंग में रेनफॉल नहीं होती है, इसे हम कहते हैं मॉनसून गैप। नेक्स्ट, वर्षा का चक्रवातीय स्वरूप। भारत में वर्षा कैसी होती है? साइक्लोनिक होती है, क्योंकि अभी मैंने बात की कि बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में साइक्लोन फॉर्म होते हैं, वो इंडिया आते हैं और साइक्लोनिक रेनफॉल वो भी तब जब पहाड़ों की रुकावट उसके रास्ते में हो। अगर पहाड़ रुकावट नहीं डालेंगे तो रेनफॉल उस रीजन में नहीं होती है। और ऐसे में साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब एक कम टाइम में तीव्र वर्षा, काफी तेजी से होने वाली वर्षा, कम समय वर्षा ज्यादा, इस साइक्लोनिक रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके आगे वर्षा में क्षेत्रीय असमानता। भारत में वर्षा में क्षेत्रीय असमानता है, कैसे? पिछले फिगर के माध्यम से हम देखते हैं। क्षेत्रीय असमानता में भारत का पूर्वी भाग जो है वहां पर रेनफॉल ज्यादा है और भारत में जो ये पश्चिमी भाग है यहां भी रेनफॉल ज्यादा है। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न रीजन में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर प्लस होता है वार्षिक रेनफॉल। वहीं पर लेह और लद्दाख में, लेह में जो रेनफॉल है वो बिलो 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल। तो रेनफॉल में ये जो अंतर है कि लेह में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल
यही चीज जैसलमेर में भी है, 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, जबकि वेस्टर्न घाट में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल यहां पे भी। ठीक गंगा के मैदानों में आएंगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ रेनफॉल कम होती है, यहां पर 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो यहां 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक ऐसे ही रेनफॉल वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो भारत में वर्षा में क्या है, विविधता है, डाइवर्सिटी है। वैसे भी भारत में वर्षा पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर कम होती है, हिमालय से साउथ की तरफ आने पर कम होती है, कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ जाने पर कम होती है। फिर वर्षा के महीनों में वर्षा की प्रतिशतता, यानी अलग अलग महीनों में अलग अलग रेनफॉल। यानी अगर वर्षा के महीने 15 जून से 15 जुलाई हैं, 15 जुलाई से 15 अगस्त हैं और 15 अगस्त से 15 सितंबर हैं, तो सभी महीनों में अलग अलग रेनफॉल होती है। जुलाई में थोड़ी कम रेनफॉल, अगस्त में ज्यादा रेनफॉल और सितंबर में कम रेनफॉल। तो वर्षा के महीने 3 हैं, लेकिन सब में रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। फिर औसत वार्षिक वर्षा में भी भिन्नता। इंडिया में जो मॉनसून है वो हर 3-4 साल बाद एक बार ज्यादा एक्टिव होता है और उस ईयर एवरेज रेनफॉल ज्यादा होती है, वरना लगातार 2-3 साल वो मॉनसून जो है वो औसत या औसत से कम रहता है। तो ये वार्षिक वर्षा में जो विविधता है वो पिछले साल से इस साल हो सकती है, इस साल से नेक्स्ट ईयर हो सकती है। तो ऐसा विविधतापूर्ण वर्षा ये भारतीय मॉनसून की ही है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 2024 में, यानी जिस ईयर में हम हैं उस ईयर में वर्षा यानी रेनफॉल का पैटर्न क्या है, इस बात को भी हम समझते हैं कि वर्षा यानी रेनफॉल का पैटर्न क्या है। देखिए, दक्षिण भारत में मानसून अनिश्चित रहा। इस बार की खास बात है कि साउथ इंडिया में मानसून सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल मानसून होता था साउथ इंडिया में, और इस बार साउथ इंडिया में ही मानसून क्या हो गया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कम वर्षा हुई, जुलाई में लगभग 25 से 30% कम वर्षा हुई है साउथ इंडिया में। जुलाई में ही 25 टू 30% लेस रेनफॉल। सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में नॉर्थ इंडिया में 16% कम वर्षा हो रही है, सॉरी 16% अधिक वर्षा हुई। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि गुड़गांव, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। तो दो अलग अलग टाइमिंग, एक तो साउथ इंडिया में लेस रेनफॉल 25 टू 30%, और ठीक उसी समय सितंबर में नॉर्दर्न इंडिया में, यानी जुलाई के बाद जो अगस्त और सितंबर का महीना आया, तो उत्तरी भारत में जब रेनफॉल कम होनी चाहिए थी सितंबर में, तब क्या है 16% मोर रेनफॉल। कितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी हुई, इस बार का पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। इसी पैटर्न का आंसर हमें जानना है कि वर्षा के दिनों में 7 टू 14 डेज की अधिकता दर्ज की गई है। इस बार क्या होगा, जो वर्षा 15 सितंबर तक खत्म हो रही है, अब वो कहां तक जाएगी, अब वो 7 टू 14 यानी 1 टू 2 वीक एक्सटेंशन, 1 टू 2 वीक, 7 से 14 दिनों का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। किसमें, रेनफॉल पीरियड में। अनुमान है कि वर्षा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और अभी तो आईएमडी ने ये अनुमान प्रेडिक्शन व्यक्त किया है कि जो रेनफॉल होगी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाएगी और 102 इयर्स का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 102 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। इतनी रेनफॉल कभी भी सितंबर या एक्सटेंशन नहीं हुआ। 60 ईयर का सबसे बड़ा एक्सटेंशन है, 60 साल में इतना मानसून लंबा कभी नहीं खिंचा। राजस्थान में मानसून लौटने का जो टाइमिंग है, अभी मैंने चर्चा की थी कि मानसून राजस्थान में कब लौटता है, 15 सितंबर को। लेकिन इस बार या अब जो प्रेडिक्शन राजस्थान से रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के लिए किया गया है वो 17th ऑफ सितंबर हो गया है। लेकिन ये 17th ऑफ सितंबर ऐसे ही नहीं किया गया, इसके पीछे रीजंस हैं, देखते हैं। 2021 में, 2021 में 20 दिन लगभग देर हुआ मानसून, 2021 में लगभग 20 दिन देर हुआ। 2022 में लगभग 3 दिन देर हुआ मानसून, और 2023 में 8 दिन की देरी से मानसून हुआ। यानी जहां पर 2021 में 17 सितंबर को मानसून लौटना था, तो 20 दिन तक मानसून लगा रहा वहां पे। फिर 2022 में 17 को लौटना था, 17 को नहीं लौटा, 20 को लौटा। और 2023 में 17 को नहीं लौट रहा है, 25 सितंबर को लौट रहा है। यानी धीरे धीरे
मॉनसून रिट्रीटिंग का टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस बार मॉनसून अगर रुका हुआ है तो इस बार की सडन घटना नहीं है, ऐसा वो लगातार 3-4 वर्षों से हमें देखने को मिल रहा है। फिर सितंबर के माह में अधिक वर्षा होने का मेन रीजन क्या है? अब आते हैं, हमने पैटर्न देख लिया, अब सितंबर में रेनफॉल रीजन क्या है, क्यों होता है? तो पहला रेनफॉल है कि ला नीना इफेक्ट। अब आपको ला नीना इफेक्ट के बारे में क्विकली बताते हैं हम। ये है नॉर्दर्न अमेरिका, ये है सदर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में सामान्य या जनरल कंडीशन ये होती है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पास का जो पार्ट है, ये देखिए ये पार्ट होता है, वो कम गर्म होता है। जनरली क्या होगा, वो पार्ट कम गर्म होगा, ये हमेशा की कंडीशन रहती है, ठीक। और ये पेरू तट जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है, ठीक, ये जनरल कंडीशन है। लेकिन जब कभी 3-4 वर्षों बाद ऐसी कंडीशन आए कि ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट है, यानी द कोस्ट नियर इंडोनेशिया, नियर फिलीपींस, वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा गर्म हो रहा है। और जब ओशन ज्यादा गर्म होता है तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, वहां पे फॉर्म होते हैं साइक्लोन्स या लो प्रेशर, या इवोपरेशन इंक्रीज होता है। तो इवोपरेशन इंक्रीज होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो इट्स सो नेचुरल कि इस एरिया में साइक्लोन ज्यादा फॉर्म होंगे और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रेनफॉल ज्यादा होगी। तो इस बार ला नीना की जो कंडीशन है वो सितंबर के महीने के पहले कैसी हुई है, ज्यादा अच्छी बनी हुई है। मतलब प्रशांत महासागर का ये पार्ट ज्यादा गर्म हुआ है। देखिए कुछ ऐसे, प्रशांत महासागर का पार्ट क्या है, यहां कम गर्म है, जनरल कंडीशन। यहां ला नीना की कंडीशन में क्या होगा, ये पार्ट देखिए ज्यादा गर्म हो गया, और इट्स सो नेचुरल, ज्यादा गर्म होगा तो गर्म पार्ट लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, और हमेशा से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है सागरों के ऊपर, तो वहां पर चक्रवात बनते हैं। और अभी हमने देखा है कि भारत में रेनफॉल को पावर तब मिलती है जब उसके आसपास के सागरों में साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, और वो आते हैं भारत की तरफ, तो रेनफॉल ज्यादा होती है। तो पहला हुआ कि ला नीना इफेक्ट तेजी से हो रहा है, यानी भारत के पास का जो रीजन है वो गर्म हो रहा है ओशन का, और इंडिया में साइक्लोन्स लगातार आए, इसीलिए सितंबर में रेनफॉल ज्यादा हो रही है। तो ला नीना हमेशा से इंडियन मॉनसून को एक्सेलरेट करती है, इस बार सितंबर में कर दिया। एक पैटर्न और कि मॉनसून देर से लौट रहा है, ऐसा 60 वर्षों में हुआ है। 60 वर्ष में पहली बार इतनी देरी से लौट रहा है मॉनसून, 60 वर्षों में इतनी देरी से पहली बार मॉनसून लौट रहा है, ठीक। अच्छा, ऐसा मॉनसून का जो लौटना है 60 ईयर में देर से लौटना, तो 50 वर्षों का जो औसत होता है फिजिकल दशाओं का या भौतिक दशाओं का, जिसमें जैसे तापमान और वर्षा या नमी होती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो अगर 60 वर्ष बीत चुके हैं या 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है, इट मींस कि जो जलवायु का औसत समय है वो क्या है, वो बीत चुका है, और अब जलवायु परिवर्तित हो रही है। क्योंकि 50 वर्षों का औसत किसी भी क्षेत्र में तापमान और वर्षा, यानी 50 years एवरेज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन एनी रीजन इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जोन, अब देखिए बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जोन क्या है। बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पे क्या बनेंगे, यहां पे बनेंगे साइक्लोन। यही चीज अरेबियन सी में हो रहा है, अरेबियन सी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और बे ऑफ बंगाल का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने ये बात देखी होगी कि अरेबियन सी में अब पावरफुल साइक्लोन आने लगे हैं, जबकि अरेबियन सी का तापमान बे ऑफ बंगाल के तापमान से कम होता है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन आएंगे तो अरेबियन सी में एक ही आएंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में तापमान बढ़ रहा है, तो चक्रवातों की इंटेंसिटी यानी साइक्लोन की तीव्रता और उनकी फ्रीक्वेंसी, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, वो भी इंक्रीज हो रही है। बार बार जल्दी जल्दी साइक्लोन्स बन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि लो प्रेशर बन रहा है। अब इस लो प्रेशर से होगा क्या, सामान्यतः एक लो प्रेशर
लगभग 10 दिन तक एक्टिव रहता है। और ऐसे में आज अगर वो इंडिया की तरफ एंट्री करता है तो क्या करेगा, इंडिया में रेनफॉल प्रोवाइड करेगा। तो जितने ज्यादा साइक्लोन यहां बनेंगे उतने ज्यादा रेनफॉल होगा। और साइक्लोन ज्यादा कब बनेंगे, जब बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है कि धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अरेबियन सी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इंडियन ओशन का भी तापमान इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए लानीना के बाद यहां प्रभाव लानीना का था, अब लानीना के जैसा ही एक प्रभाव एल नीनो का है। जब लानीना का इंपैक्ट होता है तो ये पार्ट क्या होता है, एक्सेसिव हीट हो जाता है। और जब एल नीनो ज्यादा एक्टिव होती है तो ये पेरू कोस्ट ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जो रेनफॉल ज्यादा है वो पूरे पैसिफिक ओशन का जो एनर्जी कह सकते हैं वो इस पेरू कोस्ट की तरफ चला आता है, क्योंकि ये कोस्ट गर्म हो जाता है। और जब जनरल परसेप्शन है, जनरली समझते हैं इस बात को, यहां वर्षा हो गई तो सारी एनर्जी क्या है, खींच के यहां आ रही है, सारी एनर्जी खींच के यहां चली आई। तो हमारा जो ये एरिया है वो क्या है, वो रेनफॉल वहां कम हो जाती है। और इस पेरू कोस्ट में जब टेम्परेचर राइज होता है तो इसे कहते हैं ला नीना। ला नीना क्या है, दक्षिणी अमेरिका का तट गर्म होना, और इसकी वजह से मॉनसून क्या होता है, थोड़ा सा ठिठक जाता है, रुक जाता है। और यही हुआ, जून में बिहार में 33% कम रेनफॉल हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर धान की जो रोपाई है वो बाधित हो गई है। तो लानीना इफेक्ट हुआ तो इंडिया में जो मॉनसून हुआ थोड़ा सा ठिठक गया। फिर थार के बड़े हिस्से में कृषि बागान की स्थिति, ये बात आपको मैं एक फिगर के थ्रू समझाता हूं। इसी में एक फिगर बनाते हैं कि भारत में राजस्थान की ये स्थिति है, ये राजस्थान की स्थिति भारत में है। और राजस्थान के एक हिस्से में अब जो पहले डेजर्ट था, जब डेजर्ट कोई प्लेस होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो वहां लो प्रेशर होगा, ठीक। और अगर वो लैंड पर लो प्रेशर है तो सागर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर नमी वाली हवाएं चलती हैं। जैसे उदाहरण में अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर हो गया, यहां पर लो प्रेशर हो गया, यहां दोनों क्या हो गया, लो प्रेशर, मतलब हवाएं गर्म होकर ऊपर जा रही हैं। और इसके कंपेयर में सागर में यहां पर क्या है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उच्च वायुमंडलीय दाब। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर नमी वाली हवाएं चलेंगी। तो थार का रेगिस्तान जो था वो पहले बहुत गर्म होता था, खूब गर्म हो जाने की वजह से भारतीय मॉनसून जो है वह मानसूनी हवाएं खींच कर आती थी। अब थार के रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, वो कृषि बागान के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब कृषि बागान के रूप में कन्वर्ट होने का रिजल्ट क्या है कि आसपास नमी ज्यादा है। और अभी भी सितंबर के महीने में जब तक मॉनसून को लौट जाना चाहिए वो लौट नहीं रहा है, क्योंकि रेनफॉल होने के दो कारण हो सकते हैं। अगर वर्षा होनी हो तो दो कारण एक्टिव होने चाहिए, या तो एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिटी ज्यादा मिले या टेम्परेचर कम हो जाए। तो जब कृषि बागान वहां हो जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा मिलेगी। और जिस मॉनसून को अब तक वापस चले आना चाहिए था, मॉनसून में ह्यूमिडिटी मिलने की वजह से वहां रेनफॉल अभी भी हो रही है। अब देखिए जो टर्म हम खोज रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब जलवायु परिवर्तन, आप जानते हैं कि जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ 1860 और 50 के टाइमिंग में, उसके पहले जितना टेम्परेचर था आज एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। और पृथ्वी की सतह का तापमान जो है वो 200 वर्षों में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इतना तापमान पृथ्वी का और जो औसत वायुमंडलीय तापमान है वो बढ़ गया है। इसकी वजह से कई सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन पे पड़ रहा है, सॉरी भारत के मॉनसूनिक एक्टिविटीज पे पड़ रहा है। देखते हैं कैसे। जब कभी टेम्परेचर बढ़ा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा। अब एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अंदर नमी ग्रहण करने की क्षमता यानी ह्यूमिडिटी, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। अब देखिए दो जगह का टेम्परेचर राइज हुआ, पहला तो अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है
ओशन वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट देखिए, ओशन वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ यानी सागरी जल का जो तापमान है वो इंक्रीज हो रहा है। अब सागरी जल के तापमान की इंक्रीज होने से वाष्प हमेशा क्या हो है, एटमॉस्फेयर में मिल रही है। अब जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मिल रहा है और इंपॉर्टेंटली क्या है कि इस एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर राइज हो गया है, तो ये ज्यादा नमी को क्या कर रहा है, अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले रहा है, ज्यादा नमी एक्सेप्ट कर रहा है। और जब कभी इसे दो चीजें मिलेंगी, यानी कम तापमान और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी जिस भी प्लेस पर, तो रेनफॉल क्या होगी, कम समय में ज्यादा होगी। तो दो सब कंडीशंस एक साथ फॉर्म हो रही हैं, सागर भी गर्म हो रहा है, इवेपोरेशन भी बढ़ रहा है, फिर जो ऊपर हवा है वो गर्म है, वो और ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट कर रही है, खूब उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फिर जब ये एयर मास या वायु राशि किसी ठंडे प्लेस पर पहुंचेगी तो एकाएक कंडेंसेशन होगा, कम समय में ज्यादा रेनफॉल होगी। आपने देखा होगा कि क्लाउड ब्रस्ट की कंडीशंस माउंटेन एरिया में अब फ्रीक्वेंट हो गई हैं, मतलब ठंडा इलाका मिलता है और कम समय में कम रीजन पर ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन ओशन में भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंडियन ओशन में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मॉनसून को सपोर्ट करने वाला जो वेपराइजेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंडियन ओशन में एक छोटा सा फिगर हम बनाते हैं, साउथ इंडिया का मैं फिगर बनाऊंगा और इस साउथ इंडिया के फिगर में एक बेसिक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इंडियन मॉनसून में वेपराइजेशन का यानी वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा और यह भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के ठीक नीचे ये इंडियन ओशन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, बे ऑफ बंगाल का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अरेबियन सी यानी भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास तापमान इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मॉनसून को सपोर्ट करने वाला जो वेपराइजेशन है यानी वाष्पीकरण, यानी वाष्प से या वेपराइजेशन से एक्सेसिव ह्यूमिडिटी किसको मिल रही है, इंडियन मॉनसून को मिल रही है। और इंडियन मॉनसून को मिलेगी तो क्या होगा, रेनफॉल। क्यों, क्योंकि इंडियन मॉनसून रिजल्ट है किसका, साइक्लोनिक एक्टिविटी का। और साइक्लोन को पावर किससे मिलती है, ओशन के वाष्पीकरण से। और ओशन का वाष्पीकरण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका तापमान बढ़ रहा है। और ओशन का तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर यूरोप में तीव्र गर्मी पड़ रही है। अभी इस क्लाइमेट चेंज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, दो और घटनाओं की मैं चर्चा करता हूं कि यूरोप में इस बार गर्मी एवरेज रूप से ज्यादा पड़ी और पाकिस्तान में भी रेनफॉल जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो रहा है। और इस क्लाइमेटिक चेंज एक्टिविटीज ने इंडियन मॉनसून को, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी में टेम्परेचर राइज हो रहा है, ला नीना की कंडीशन एक्सेसिव रूप से आ रही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बताता हूं आपको एक फिगर के थ्रू। यहां पे देखिए, ये एक गर्त बन रही है, यहां पे एक्सेसिव तापमान जो बढ़ गया, आपने देखा होगा बीच में कुछ दिनों तक तापमान बहुत तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से ये बंगाल से लेकर के और हिमालय के साउथ तक एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गई। बीच में तापमान बढ़ गया था ना कुछ दिनों तक, 10, 15, 16, 17, 18 तारीख को तापमान यहां पर एक्सेसिव तेज हो गया, 35-36 डिग्री तापमान हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा एक लो प्रेशर बेल्ट बंगाल से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक ठीक हिमालय की तलहटी के नीचे नीचे बन गया, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में भी रेनफॉल हुई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रेनफॉल हुआ, बंगाल में भी रेनफॉल हुआ, बिहार में भी हुआ, और कहां रेनफॉल हुआ, दिल्ली एनसीआर में भी रेनफॉल हुआ, क्योंकि ये लो प्रेशर है और यहां के हाई प्रेशर को इसने क्या किया, बहुत तेजी से अपनी तरफ पुल किया, खींचा। तो ये भी एक रीजन हुआ। अब देखिए सितंबर में अधिक वर्षा का प्रभाव, अब रेनफॉल अधिक हो गया, कॉजेज हमने देख लिए, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि कृषि चक्र जो है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। जो कृषि चक्र या जो फसल को 15 सितंबर के बाद से धीरे धीरे पकना चाहिए और 15 अक्टूबर तक पक जाना चाहिए, उसकी कटाई हो जानी चाहिए, वो चक्र क्या होगा, बाधित होगा। और 15
अक्टूबर के बाद से जो अगली रबी की फसल का चक्र शुरू होने वाला है वो क्या होगा, वो 7 से 14 दिन डिले होगा, तो फसल चक्र क्या होगा, बाधित होगा। दूसरा, जब 15 अक्टूबर के पहले सप्ताह तक क्या होगा, बारिश होगी, खेत नम होगा, खेत को पहले सूखना चाहिए, जो धान और उससे संबंधित खरीफ की फसलों की डालियां हैं वो क्या होनी चाहिए, वो कड़ी होनी चाहिए, तब उसे हम काट पाएंगे। तो फसल की कटाई का जो टाइम होगा वो बहुत कम मिलेगा। फिर क्या होगा, मौसम चक्र परिवर्तित होगा। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, सितंबर में अधिक वर्षा हो गई। अब वर्षा कब तक पहुंची, वर्षा पहुंची सितंबर के पहले सप्ताह तक। अब वर्षा सितंबर के पहले सप्ताह तक पहुंच गई, तब क्या होगा, तब यह होगा कि जो आने वाली ठंड है उसका जो साइकिल है, ठंड और ठंड के बाद आने वाली गर्मी, उसका साइकिल जो है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ठंड पहले से थोड़ा जल्दी आ जाए और ज्यादा आए, प्रेडिक्शंस करेगा आईएमडी। फिर फसल के खराब हो जाने का डर, ऐसा भी हो सकता है कि हैवी रेनफॉल हो जाए तो जो फसलें हैं वो क्या हो जाए, वो खराब हो जाए, इसका भी चांसेस है। 25 राज्यों में सितंबर में औसत से अधिक वर्षा का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया था और इस बार प्रेडिक्शन बहुत हद तक सही हुआ। फिर बाजार की जो कार्य दिशाएं हैं वो भी क्या होंगी, वो भी प्रभावित हो जाएंगी। क्यों प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि कृषक और उसका उत्पाद बाजार में जिस टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो बाजार जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस यानी कृषि जनित उत्पादों का जो भंडारण करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसकी दूसरे लोगों तक, दूसरे छोटे बाजारों तक या हम तक जो पहुंच उपलब्ध कराएगा वो समय पर नहीं होगी। तो बाजार का भी जो चक्र होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये पूरा जो आर्थिक और मौसमी चक्र है वो सब सितंबर में होने वाली इस अधिक वर्षा से प्रभावित होंगे। तो आज के इस वीडियो क्लास में हमने सितंबर में होने वाली वर्षा के प्रमुख कारणों और भारत में होने वाली वर्षा के पैटर्न को समझा। इसके अलावा इस वर्ष भारत में वर्षा का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, इसके क्या प्रभाव होंगे, ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आज के वीडियो क्लास में इतना ही। ज्योग्राफी टुडे से जुड़े रहिए और ज्यादा पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।